नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। और अगले 1 घंटे हम उन तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे जहां एक्शन देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति आखिरी के इस 1 घंटे में, वो भी हम आपको बताएंगे। एक्शन भरा बाजार है, एक रिकॉर्ड स्तरों पे हमने शुरुआत करी, उसके बाद हम कमजोर होते हुए दिखे और सेकेंड हाफ में ये कमजोरी गहरा जरूर रही है। आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी है, उसके चलते भी एक्शन है। फिलहाल अगर देखें तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में ही कमजोरी है और ब्रॉडर मार्केट्स की पिक्चर भी इतनी अच्छी नहीं दिख रही है। पर बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि अभी भी अपने आप को हरे निशान में होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ये सब के बारे में आपको बताएंगे, क्या होनी चाहिए आपकी उन स्टॉक्स में रणनीति, ये भी हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे। पर पहले नजर डाल लेते हैं बाजार की 5 बड़ी बातों पे। तो दबाव देखने को मिल रहा है, नए शिखर से फिसला निफ्टी जहां पे 21,100 के नीचे आता हुआ, वहीं बैंक निफ्टी 47,000 के बेहद करीब। यहां पे दबाव कौन बना रहा है? एचडीएफसी बैंक से दबाव है जो कि एक रिवर्सल हमने आते हुए देखा। वहीं एसबीआई अपने आप को फिलहाल तो होल्ड करता हुआ ही दिख रहा है। इसके अलावा मीडिया सेक्टर क्लियरली जी एंटरटेनमेंट में जो 13% की गिरावट है पूरे सेक्टर को ले डूबती हुई, यहाँ पे कमजोरी देख रहे हैं। वहीं आईटी स्टॉक से भी सपोर्ट नहीं है, जितने भी लार्ज कैप आईटी काउंटर्स हैं उनमें प्रेशर है और एनर्जी शेयर भी गिरावट का शिकार हो रहे हैं। पर मेटल और रियल्टी इंडेक्स यहाँ पे चमक बरकरार है और साथ ही साथ जैसा बताया सरकारी बैंक एसबीआई, इन सब में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। मिड कैप शेयर्स में जी एंटरटेनमेंट करीब 14% टूटता हुआ नजर आया। तो ये थी बाजार की 5 बड़ी बातें। पर अभिषेक फिलहाल अभी देखें तो थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट से भी संकेत नरम होता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स भी करीब 100 अंक नीचे हैं। ग्लोबल संकेत भी अपना काम कर रहे हैं, हालांकि ग्लोबल संकेत कल के सत्र में भी खराब ही थी, लेकिन शुरुआत जहां पर हुई थी वहां से ठीक ठीक करीब 200 अंक नीचे आकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। अब नए हाई से खुशी नहीं हो पा रही है, लगातार तीसरे दिन ऐसा हो रहा है कि नए रिकॉर्ड बनाने के बाद बाजार फिसल रहा है। तो क्या नीचे आने पर बाइंग करनी है आपको? 22,000 के आसपास क्या एक तेजी का सौदा लेना चाहिए निफ्टी में, ये समझेंगे। और निफ्टी बैंक में हालांकि तेजी थी, लेकिन निफ्टी बैंक भी फिसल के अब देखने की लाल निशान में कारोबार कर रहा है। तकरीबन 100 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में भी है। तो जो बड़े बैंक्स हैं वहाँ से थोड़ा थोड़ा प्रेशर आ रहा है, एचडीएफसी बैंक से सपोर्ट मिल नहीं रहा है, तो ये दिक्कतें हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आईटी स्टॉक्स जिनका कि वेटेज ठीक ठाक है, चाहे वो टीसीएस हो चाहे इन्फोसिस हो, वहाँ पर भी हम प्रेशर देख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई अकेले दम पर थोड़ा बहुत बाजार को सहारा देने काम कर रहे हैं। आधे % के आसपास की, आधे % की तेज़ी आईसीआईसीआई बैंक में है और दूसरा एसबीआई में 1.5% के आसपास की तेज़ी है। इसके अलावा मेटल स्टॉक से आज मूड थोड़ा सा ठीक है। अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। फंडामेंटल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं कुणाल निमेश ठाकर हैं और टेक्निकल व्यू देने के लिए कुणाल परार हमारे साथ जुड़ गए हैं और थोड़ी देर में सुदीप शाह को भी हम शो में शामिल कर लेंगे। निमेश जी और कुणाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। कुणाल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। 22,000 के आसपास सपोर्ट लेगा कुणाल, या फिर थोड़ा सा आपको लगता है कि नीचे जाएगा? और दूसरी चीज, अब चूंकि 200 नीचे आ गया है, क्या एक कॉन्ट्रा प्ले करके आखिरी घंटे के लिए तेजी का सौदा लेना चाहिए? गुड आफ्टरनून अभिषेक। नाउ एक अच्छी खासी गिरावट अभी हमें देखने को मिली है। आप देखो तो ऊपर में 22,200 के ऊपर के हाई लगे थे एंड अभी देखने जाए तो 22,070 के अराउंड अभी निफ्टी ट्रेड कर रही है। जो व्यू बन रहा है फिलहाल अभी अवॉइड करने का ही बन रहा है, क्योंकि जब भी ऐसी गिरावट आती है चांसेस यही होते हैं कि फर्दर एक्सटेंडेड मोमेंटम भी हमें देखने को मिलता है। तो मेरा जो व्यू है फिलहाल अवॉइड करके चलने का बनेगा। मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल नहीं लूंगा। लोअर लेवल की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि नीचे 21,930 तक भी निफ्टी फिसल सकता है। तो व्यू टोटली नेगेटिव साइड का फिलहाल बन रहा है। अगर 21,930 21,900 वहां पे अगर मुझे देखने को मिलती है निफ्टी, तो डेफिनेटली वहां पे मैं लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि वहां पे 100 ईएमए का सपोर्ट भी आ रहा है, प्लस पहले भी 21,900 के अराउंड निफ्टी ने जो है मल्टीपल सपोर्ट लिए थे। तो व्यू मेरा अभी फिलहाल 21,930 21,900 के लेवल का बन रहा है। ये लेवल दिखते हैं तो ही मैं लॉन्ग करके जाऊंगा। फिलहाल के लिए अवॉइड करने की सलाह है मेरी। अवॉइड करने की सलाह है निफ्टी में कोई ट्रेड लेने से। लेकिन एक बार ये जान लेते हैं कि ट्रेड के मौके स्टॉक्स में कहाँ पर बन रहे हैं। सुदीप शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, शुरुआत आपसे कर लेते हैं।
बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। बताइए स्टॉक्स में मौके कहां पर बन रहे हैं अभी, क्या सलाह देंगे आप? सुदीप जी अनम्यूट कीजिए सर। मुझे लग रहा है जो हिसाब से, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जो हिसाब से मार्केट में हमने देखा है कि आज लास्ट पिछले 1-1.5 घंटे से थोड़ा सेलिंग प्रेशर जो बढ़ा हुआ है निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में, तो वहां पे थोड़ा हमें कॉशियस होके, जैसे सीमेंट पैक में आउट परफॉर्मेंस हमने देखा था, तो वहां पे अंबुजा सीमेंट है, वो मेरा पहला एक पिक है। तो मुझे लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट की बात अगर करें तो जो हिसाब से पिछले कुछ दिनों में सीमेंट में अच्छा मोमेंटम बना था और एक ब्रेकआउट के बाद अंबुजा सीमेंट बाहर निकला था, और आज थोड़ा भले ऊपर से हमने दबाव हमें देखा गया है, बट ओवरऑल फिर भी ये कंपैरेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है दूसरे सीमेंट के शेयर्स में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डिप्स पे खरीदा जा सकता है 575 के स्टॉप लॉस से 605 के टारगेट के लिए। और दूसरा जो मेरा पिक है वो है एसएमएल आइजुजू। यहाँ पे ये एक मिड कैप स्टॉक है। यहाँ पे जो हिसाब से मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में बना हुआ था, कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से हायर लेवल्स पे ब्रेकआउट हमने देखा है। तो मुझे लग रहा है कि डेली वीकली मंथली स्ट्रक्चर इसमें तो सारे अभी बुलिश है, और मुझे लग रहा है जो हिसाब से मोमेंटम करंट है ये स्टॉक में, तो 1690 के स्टॉप लॉस के साथ 1780 का टारगेट इसमें अगले कुछ सेशंस में आ सकता है। कॉल्स आती हुई दोनों ही बाई साइड की तरफ से, जहां पे सुदीप की नज़र है अंबुजा सीमेंट्स बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनानी है, और साथ ही एसएमएल इसूजू, ये स्टॉक में करीब 3.5% की तेजी है, इसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं। पर कुणाल, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे है, आखिरी के 1 घंटे में क्या कुछ लेना चाहिए? वेल, 2 स्टॉक रडार पे है। सबसे पहला जो है इमामी लिमिटेड है। अगर इस स्टॉक की बात करें तो काफी अच्छी मोमेंटम फिलहाल स्टॉक में हमें हाली चार्ट पे देखने को मिल रही है। एक रिवर्सल यहाँ पे स्पॉट होते हुए देखने को मिल रहा है, एंड जो 2 दिन पहले जो लो बनाया था एग्जैक्टली सेम लेवल पे स्टॉक ने पहले रेजिस्टेंस भी फेस किया था, उसके बाद ब्रेक होने के बाद वन वे ऊपर में 583 तक की मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिली थी। तो टेक्निकल सेटअप इमामी का फिलहाल काफी अच्छा है, यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह बनेगी। 6 अभी स्टॉक चल रहा है तकरीबन 468 469 पे, खरीदारी करके चलिए 455 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं तो इमीडिएट बेसिस पे जो टारगेट है वो आ रहा है उसका 485 का है। 485 का टारगेट जो इसका रिसेंटली 2 दिन पहले का हाई है, वो पहला हमारा टारगेट बन जाएगा, और जैसे ही ये ब्रेक होता है ऊपर में 500 तक के भी लेवल दूसरा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और एक स्टॉक है जो सबकी नजरों में आज के दिन में है, और बहुत सारे लोग ये स्टॉक में फिलहाल पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं। स्टॉक का नाम है जियो फाइनेंस। जब से लिस्ट हुआ है तब से ये स्टॉक के ऊपर लोगों ने ये एक फ्लेवर में रहा है जब से लिस्ट हुआ है। मेरा जो मानना है यहाँ से खरीदारी करके चलना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में जो मोमेंटम फिलहाल देखने को मिली है एज पर द फिबोनाची एक्सटेंशन, एक काफी अच्छी मोमेंटम आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। जियो फाइनेंस 288 अराउंड अभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है। 280 के एसएल के साथ हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। पहला जो टारगेट है 295 का है, और जैसे ही 295 ब्रेक होता है 305 तक के टारगेट भी हमें यहाँ पे ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो जियो फाइनेंस 280 के एसएल के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए देखते ही देखते 290 के आसपास आ चुका है, यहाँ 295 के टारगेट्स और फिर 305 के टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। पर इसी के साथ स्वागत करना चाहेंगे निमेश ठाकर का भी। निमेश, वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं आपसे बैंकिंग काउंटर्स पे ही राय लेना चाहूँगी, क्योंकि देखिए एक एक करके जैसे कि हम देख रहे थे कि कंपटीशन वेटेज के मामले में टफ होता जा रहा है एसबीआई और एचडीएफसी बैंक को लेकर। कल एक जबरदस्त रनअप हमने देखा है एचडीएफसी बैंक में, आज एसबीआई सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, पर लग रहा है कि थोड़ा सा नाकाम वो जरूर हो रहा है। पर इन दोनों लीडर्स में अभी फिलहाल किसी को प्लेस करना हो तो कहां पे आप वैल्यू ज्यादा देख रहे हैं? देखिए, दोनों ने प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक की लार्ज कैप बैंक है, और अगर आप मोमेंटम का नजरिया है वो मोमेंटम पकड़ना है और आपको एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले करना है, तो मेरा मानना है कि आप एसबीआई की तरफ जाना चाहिए। और अगर आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है और वैल्यूएशन पे कंफर्ट आपको चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि आपको जो है वो एचडीएफसी बैंक की तरफ जाना चाहिए। ऑल ओवर
पर्सपेक्टिव ऐसा है कि जिस तरह से HDFC बैंक हम लोग देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, कुछ टाइम लग सकता है रिकवरी के अंदर, आने वाला 1 या 2 क्वार्टर, बट ऑल ओवर वैल्यू अनलॉकिंग टर्म्स के अंदर SBI भी काफी अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट SBI के अंदर थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, करेक्शन की राह दिखनी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली ऑलरेडी हमने देखा है कि ये करंट मंथ के अंदर SBI ने मोर देन 15 to 17% के जो है वो रनअप आ चुका है। तो एक करेक्शन की राह देखनी चाहिए SBI के अंदर। HDFC बैंक को करंट लेवल से आप ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, HDFC बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। 1400 रुपये की पार निकलने के बाद टिकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत प्रभावी नहीं हो पा रहा है। जो भी अटेम्प्ट्स हैं उसमें बहुत कन्विक्शन नहीं दिख पा रहा है। 1437 रुपये का भाव इस वक्त है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि फिर से सरकारी शेयरों का मूड थोड़ा सा ख़राब है। BPCL, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, NTPC, अगर आप निफ्टी की भी लिस्ट देखेंगे तो वहाँ पर भी दिक्कतें हैं। और सुबह के सत्र में बाजार की जैसी शुरुआत हुई थी, तस्वीर एक तरह से उल्टी हो गई है। अब 700 शेयर हैं हरे निशान में और उसके मुकाबले उससे डबल से भी ज़्यादा 1650 शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि ब्रॉडर मार्केट का भी मूड खराब हुआ है। जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में फ्यूचर्स में कमजोरी है, डाउ, S&P या फिर नैस्डैक फ्यूचर तीनों ही कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और यूरोपीय बाजारों की भी शुरुआत वहाँ पर कमज़ोर हुई है और उसकी गिरफ्त में भारतीय बाजार भी आ रहे हैं। निफ्टी में 50 में से इस वक्त सिर्फ 7 या 8 शेयर ऐसे हैं जहां पर हरे निशान में कारोबार हो रहा है, और उसमें भी आपको मेटल स्टॉक्स दिखेंगे, टाटा स्टील, JSW स्टील। लेकिन हिंडाल्को में जो शुरुआती तेजी थी वो हो गई है गायब। नोवेलिस के IPO के दम पे ये शेयर चला था, लेकिन अब ये दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। 511 रुपये का भाव हो गया। आज का हाई है 538, यानी कि ऊपरी स्तरों से तकरीबन 3% के 4% नीचे आके ये शेयर अब कारोबार कर रहा है हिंडाल्को का। हिंडाल्को में कुणाल क्या करें? 511 का जिन्होंने लॉन्ग किया होगा वो तो फंस गए। अब सलाह क्या होगी आपकी? अभिषेक जी, अगर मैं हिंडाल्को की बात करूँ तो फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, आप देखिए तो हाली चार्ट पे एक रिवर्सल फिलहाल देखने को मिल रहा है, एंड लाइकली चांसेस है कि यहाँ से और भी डाउनसाइड की मोमेंटम हमें दे सकता है। तो जो व्यू फिलहाल बन रहा है वो एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके चलने की बन रहा है। 512 के अराउंड है स्टॉक, आप एक शॉर्ट फ्रेश भी क्रिएट कर सकते हो। और जिन लोगों ने ऑलरेडी पोजीशन बाय करके रखी है उनके लिए मेरा व्यू ये है कि प्लीज एक बार इस लेवल से एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि फर्दर गिरावट में स्टॉक हमें नीचे 495 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो पहला व्यू उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है 495 के व्यू के लिए। दूसरा व्यू उनके लिए है जो फ्रेश शॉर्ट करके चलने की सोच है। तो प्रेजेंट लेवल से हम शॉर्ट करके चलने की सोच है। ऊपर में हमारा जो पहला यानी कि हमारा जो SL आएगा वो हमारा SL आएगा ऊपर में 521। फिलहाल स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 512 पे, 512 पे ट्रेड कर रहा है। 521 का हम यहाँ पे SL मेंटेन करके चलेंगे। 505 का इमीडिएट टारगेट है। जैसे ही ये टारगेट क्रॉस होता है नीचे 495 के लेवल अल्टीमेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से शॉर्ट की भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो 521 के साथ उसको भी ग्रैब करके चलना चाहिए। तो हिंडाल्को में लॉन्ग वाले निकल जाए, शॉर्ट अगर आपको करना है तो 521 का स्टॉप लॉस लगाइए। थोड़ा सा दूर का है, 505 तक ये गिरेगा शेयर, ऐसा मानना है कुणाल जी का। और अगर वो स्तर टूटता है तो सीधे 495। तो लॉन्ग वाले तो बिल्कुल इससे दूर रहें और निकल जाए, ये बेहतर होगा। थोड़ा सा लॉस अब बुक कीजिए और फिलहाल के लिए हिंडाल्को से आप दूर हो जाइए। लेकिन पेटीएम में लगातार हम चौथे सत्र में आज तेजी देख रहे हैं। 318 रुपए के आसपास तक के भाव आ गए थे, वहां से बहुत अच्छे रिवर्सल दिए हैं पेटीएम ने। 4 सत्र में तकरीबन 22% के आसपास की तेजी हो गई है। 395 रुपए का भाव हो गया है। कुछ रेगुलेटर से राहत है, कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री है। जरा समझ लेते हैं कि ट्रिगर्स क्या बन रहे हैं पेटीएम में तेजी के लिए और ये कितने सस्टेनेबल है। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही है पेटीएम को लेकर, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव जावलकर जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं पेटीएम में तेजी को लेकर? जी,
तो अगर हम पेटीएम की बात करें तो फिर से ये स्टॉक काफ़ी फोकस में आया है, क्योंकि अगर हम स्टॉक प्राइस देखें तो 761 रुपीज़ के लेवल से ये स्टॉक प्राइस जो है 15 फरवरी को सबसे लोवेस्ट लेवल पे आया, जो कि था 318 रुपीज़ का, जो लगभग 58% का फॉल दिखाता है। बट इस प्राइस के बाद लगभग पिछले 4 दिनों में कंटिन्यूसली स्टॉक ने अपर सर्किट हिट किया है 5% का, और अभी स्टॉक ने रिकवरी भी दिखा दी है 20% से भी ज़्यादा। तो क्या रीज़न हो सकता है इस रिकवरी के पीछे? तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पेटीएम बैंक ने अभी जो नोडल अकाउंट्स थे जो टर्मिनेट किए थे आरबीआई ने, अभी पेटीएम बैंक ने यही सब नोडल अकाउंट्स एक्सिस बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए पार्टनरशिप की है, और एक्सिस बैंक ने भी एग्री किया है इस पार्टनरशिप को लेके। ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी पॉजिटिव है पेटीएम के कंटिन्यूटी के लेके, क्योंकि पेटीएम के जो भी पेटीएम के QR बॉक्सेस है, उसके बाद साउंड बॉक्सेस है, कार्ड मशीन्स है, इन सब में हमें अभी इसके बाद भी कंटिन्यूटी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा आरबीआई से भी एक थोड़ा रिलीफ बैंक को देखने को मिला था कि जो भी डेडलाइन दिया था पेटीएम पेमेंट बैंक को 29 फरवरी का, वो एक्सटेंड करके किया है 15 मार्च तक का, और इसी सब के चलते हुए पेटीएम में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिली। अगर हम ब्रोकरेजेस की भी बात करें तो वहाँ से भी हमें एक पॉजिटिव क्यों देखने को मिला था, जैसे कि बर्नस्टीन है जिसने पेटीएम पे बाय रेटिंग मेंटेन करते हुए 600 रुपीज़ का टारगेट प्राइस दिया है। उनका मानना यह है कि ये जो क्लैरिटी आई है आरबीआई की तरफ से, इसकी वजह से काफ़ी अच्छा एक पुश देखने को मिल सकता है पेटीएम में। जो इम्पैक्ट रहेगा वो काफ़ी पेटीएम पेमेंट बिजनेस बैंक को के रिलेटेड ही रहने वाला है, और अभी भी वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी डिप्रेस्ड है पेटीएम के लिए, और इसी के लिए उनका एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा अगर हम सिटी की भी बात करें तो वहाँ पे भी उन्होंने मेंटेन किया है 550 रुपीज़ का टारगेट प्राइस, क्योंकि उनका भी मानना यही है कि इस पार्टनरशिप के बाद काफ़ी ज़्यादा बिजनेस कंटिन्यूटी हमें देखने को मिल सकता है, और काफ़ी पॉजिटिव है ये ओवरऑल पेटीएम के लिए। तो फिलहाल के लिए तो पेटीएम ने ऑलरेडी रिकवरी दिखा चुकी है, 20% से भी ज़्यादा अपसाइड दे चुका है पेटीएम अपने एकदम लो लेवल से। तो आगे जाके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये देखना कि पेटीएम का स्टॉक अभी कैसे परफॉर्म करता है और अभी इन्वेस्टर्स को कैसे रिटर्न्स देता है। ठीक है, शुक्रिया गौरव। और सुदीप, आपसे जानना चाहेंगी, पेटीएम मुश्किल है, कन्विक्शन को पूरी तरह से बहाल कर पाना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि जिस तरह के बिजनेस में ऑपरेट करते हैं वो पूरे ट्रस्ट वाला है। आपसे जरा मैं टेक्निकल लेवल समझूंगा। अब ये जो रिकवरी आई है, तो मान लीजिए जिनको भरोसा नहीं हो पा रहा पेटीएम पर, तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ के लगा के उसमें बने रह सकते हैं शेयर में? अब यहाँ पे एक ही पेटीएम में एक ही प्रॉब्लम हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। जब आप ट्रेडिंग देखते हैं तो आइदर ये लोअर सर्किट में रहता है या फिर ये अपर सर्किट में रहता है। तो जब तक अपर सर्किट में है तब तक आप, अगर आपके पास, समझिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, 100 शेयर है और एग्जिट करना है, तो आपको हर एक सर्किट में अब आगे जाके आप 20-20 शेयर करके भी आप पार्शियली आप इसको एग्जिट कर सकते हो। क्योंकि आप अगर एक बार में अभी एग्जिट कर रहे हो, मेरे हिसाब से ये ज्यादा से ज्यादा ये 450-470 के आसपास, अगर ये जो भी कन्विक्शन बेस्ड ये सारे जो न्यूज बेस्ड आ रहा है, मुझे लग रहा है ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ से 15-20% ये 3-4 दिन और ये पॉजिटिव मोमेंटम रखे। बट वो 4-5 दिन होंगे जहां पे आपको अपनी पोजीशंस कम करनी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है जब तक 380 का लेवल पेटीएम में होल्ड करता है, 378-380 का, तब तक ये स्टॉक में एक मौका है कि ये 440-445 तक जाएगा, जहां पे बीच में मेरे ख्याल से एक गैप छोड़ा था 8 फरवरी और 9 फरवरी के बीच में। बस वो एक गैप क्लोज करेगा, रिटेस्ट करने के लिए जाएगा, और वहां से ही मुझे लग रहा है एक बार फिर से इसका डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। तो इमीडिएटली 378 का एक सपोर्ट, एक स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं, और 440-443 का जो जोन है वहां पे इसके लिए एक रेजिस्टेंस आएगा। तो ये जो भी अगला मूव 1-2 दिन अगर और पॉजिटिव मोमेंटम मिलता है तो थोड़ी थोड़ी पोजीशनिंग मेरे हिसाब से कम कर लेनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, पेटीएम 440 रुपए तक जाने का भरोसा है सुदीप को। बढ़िया है। चलिए इसी नोट पर, एक पॉजिटिव नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको ऑप्शन का एक धमाकेदार ट्रेड भी देंगे ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए, और इसके अलावा तमाम बजिंग स्टॉक्स पर भी फोकस करेंगे। खास तौर से रियल एस्टेट स्टॉक्स में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं ये भी जानेंगे। आपके जाएगा नहीं। के बाद क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। पर चलिए अब समझ लेते हैं कि ऑप्शन मार्केट में क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए आपकी, और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का।
तो आज ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ कुश बोरा जुड़ चुके हैं। कुश, आपका फिर से स्वागत है। बताइए क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए ऑप्शन सेगमेंट से? जी हाँ शशि, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज का जो ऑप्शन चैंपियन के सेगमेंट में सजेशन है वो है अपोलो हॉस्पिटल्स को लेके। स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट है। यहाँ पे हमें लग रहा है 6800 का जो एक लेवल है ये आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। तो उसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करना है। करीब 85 के पास उसका प्राइस चल रहा है। 125 और 160 के टारगेट होने चाहिए। 50 का स्टॉप लॉस। अब टारगेट और स्टॉप लॉस के अनुसार 9375 का मैक्स प्रॉफिट पोटेंशियल एंड 6375 का मैक्स लॉस पोटेंशियल है। तो अपोलो हॉस्पिटल्स का 6800 का कॉल ऑप्शन एट द प्राइस ऑफ 85 रुपीज। अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पे बुलिश नजरिया, स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप एक ट्रेड ले सकते हैं ऑप्शंस के जरिए। उसकी पूरी स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पे दे दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया कुश ये स्ट्रैटेजी लाने के लिए। पर इसी के साथ आपको बता दें कि एफएनओ सेगमेंट बेहद रिस्की भी है और यहाँ पे 10 में से 9 जो ट्रेडर्स होते हैं उनको नुकसान ही होता है और ये एवरेज नुकसान करीब 50,000 रुपए का होता है। तो सोच समझ कर ही आप इसमें ट्रेड लें। पर अगर हेल्थ केयर स्टॉक्स की बात हो रही है तो एक बार आपसे भी राय लेना चाहेंगे कुणाल, क्योंकि मैं देख रही थी कि कुछ हेल्थ केयर स्टॉक्स सेक्टर में कुछ काउंटर्स जैसे कि फोर्टिस हेल्थ केयर यहाँ पे अच्छा मूव आ रहा है। क्या आपको भी कोई हॉस्पिटल स्टॉक पसंद आ रहा है फिलहाल? पहले फोर्टिस की ही बात कर लेते हैं जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। एंड व्यू अभी फिलहाल स्टॉक्स में एक पॉजिटिव साइड का ही है। एंड मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से स्टॉक अभी बढ़ रहा है आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। वन वे एक हायर टू हायर बॉटम फॉर्मेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट और मंथली चार्ट देखें तो अनचार्टेड टेरिटरी में है। वॉल्यूम भी अच्छे खासे है। एंड डेली चार्ट पे माइनर करेक्शन के साथ स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो मैं कहूंगा कि प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह बनेगी। स्टॉक में 446 के अराउंड लोअर लेवल पे हमारा जो एसएल यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे वो एसएल फिलहाल मुझे जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो एसएल आ रहा है तकरीबन 430 पे, यानी कि 430 का। तो 430 के साथ आप बाई करिए। टारगेट की बात कर लेते हैं। 460 का पहला टारगेट है 460 का और दूसरा जो टारगेट है 460 के अलावा वो है 480 का। एंड सामने एक और स्टॉक है जहां पे एक मुझे अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है, वो है अपोलो हॉस्पिटल। 6760 के अराउंड स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। एंड हायर टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन ये काउंटर में भी बन रहा है। स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है 5910 के लेवल का। एंड एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल भी खरीदारी करके चलने की सलाह है। 6750 के अराउंड हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। लोअर लेवल पे जो हम एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो है 6500 का। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 6940 का पहला टारगेट है। जैसे ही वो ब्रेक होता है 7250 का दूसरा टारगेट भी हमें अपोलो हॉस्पिटल में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल को लेकर ये व्यू। लेकिन इस कमजोर बाजार में भी कुछ शेयर ऐसे हैं जहां पर हम बड़ी मजबूती देख रहे हैं। उसमें से एक शेयर है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का। आज संभवतः शेयर ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। 6721 का रिकॉर्ड बनाया है। फिलहाल 6450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 10% के आसपास की बढ़िया तेजी है और नतीजे इसके आए थे बहुत ही शानदार। नतीजों की बात इसमें लगातार हम रौनक देख रहे हैं। आज लगातार 5वें सत्र में ये शेयर चल रहा है। बड़ी साइज का है, फिर भी बड़ी तेजी 10-11% के आसपास की। निमेश जी, टाटा इन्वेस्टमेंट क्या और चलेगा ये शेयर, या फिर जिनके पास थोड़े से लोअर लेवल्स पर हैं वो सोच सकते हैं निकलने का? क्योंकि पिछले महीने भर में तकरीबन ये शेयर डबल हो गया है, 1.5 गुना हो गया है। डेफिनेटली स्टॉक जिस तरह से चल रहा है, अभी अगर आप देखिए आज की मार्केट कैप तो करीब 32,000 करोड़ की मार्केट कैप पहुंच गई है टाटा इन्वेस्टमेंट के अंदर। कंपनी जो है वो डिविडेंड देती है, वो काफी अच्छा देती है। मुझे लग रहा है कि फ्रेश एंट्री लेने का समय नहीं है। अगर कोई निवेशक ने लोअर लेवल पे एंट्री ली है तो डेफिनेटली एक मोमेंटम के साथ प्ले कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। बट फ्रेश एंट्री का व्यू मेरा जो है ये काउंट आपको होल्ड करने की राय दी। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है टाटा इन्वेस्टमेंट को। एक और बड़े साइज का शेयर, हालांकि आज टायर स्टॉक्स में अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बाकी स्टॉक्स में मूव नहीं है, लेकिन टीवीएस श्री चक्र में हम देख रहे हैं कि ये तेज़ी है 6% के आसपास की और ये दिन के ऊपरी स्तर पर
शुरुआत शांत हुई थी, अब 4,400 रुपए को पार करके ये शेयर कारोबार कर रहा है। टीवीएस श्री चक्र, कुणाल जी आप इसको जरा चेक कीजिए, इसकी जो जर्नी रही है ना वो भी बहुत अच्छी रही है। कहां तक की तेजी आप देख रहे हैं और अब इसमें जिसके पास है वो कहां का स्टॉप लॉस लगा के रखे? एक काफी अच्छी मोमेंटम फिलहाल पर्टिकुलर स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। 4,400 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जो करेक्शन हमें स्टॉक में देखने को मिला वहां पे स्टॉक ने 100 EMA का सपोर्ट भी लिया, प्लस उस सपोर्ट के साथ एक हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन भी बनाया है, यानी कहीं ना कहीं एक परफेक्ट रिवर्सल साइन स्टॉक में हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। नाउ प्रेजेंट लेवल से मेरा जो व्यू है अगेन खरीदारी करके चलने का बन रहा है। जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन है वो एक बार होल्ड करके चलिए, नई खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 4,380 के अराउंड स्टॉक मुझे अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रेजेंट लेवल पे हम खरीदारी करके चलेंगे। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो है 4050 का। एसएल थोड़ा सा बड़ा आ रहा है क्योंकि वॉलेटिलिटी स्टॉक में हमें आए दिन एक हाई लेवल पे देखने को मिलती है, इसलिए तो 4050 का हम यहाँ पे एसएल लगा के चलेंगे। टारगेट की बात कर ले तो इमीडिएट बेसिस पे 4,630 4630 का इसका इमीडिएट टारगेट है, जो इसका रिसेंट का टॉप भी है। जैसे ये ब्रेक होता है ऊपर में 5,100 तक के भी लेवल हमें स्टॉक दिखा सकता है, यानी आप कह सकते हो कि 15% की भी मोमेंटम हमें स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। तो प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे एसएल आएगा 4050 का। 4,050 का स्टॉप लॉस, 4,630 का टारगेट, 250 ऊपर टारगेट, 250 रुपये नीचे करीब स्टॉप लॉस, लेकिन 4,630 को पार कर गया तो 5,000 के लक्ष्य आपको टीवीएस श्री चक्र में देखने को मिलेंगे। लेकिन इस बीच बाजार को आप देखिए, इंट्राडे में 22,000 का स्तर बाजार ने तोड़ा है, बहुत ही ब्रीफली 21,999.7 यह आज का निचला स्तर है, यानी कि दिन के ऊपरी स्तर से 250 अंक नीचे आकर निफ्टी कारोबार कर रहा है और इस वक्त है दिन के निचले स्तर के आसपास ही 22,020 का स्तर आपको दिखेगा। निफ्टी बैंक में हालांकि उतनी कमजोरी नहीं है, 33-34 अंक नीचे निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों से जरूर ये गिरा है। आज सरकारी शेयरों का मूड पूरी तरह से खराब है और कुछ शेयर्स भी टूट रहे हैं, जैसे कि GMR इंफ्रा हो गया, जी एंटरटेनमेंट हो गया। जी का शेयर अब 14% नीचे है। इस पर चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको डीलिंग रूम ले चलेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन सी खबर गर्व है वहां पर आपकी जाएगा रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पर चलिए अब वक्त है जानने का कि कौन से स्टॉक में खबर गरम है और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट का खबर गरम है। तो चलिए खबरों वाले स्टॉक जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं शरद के पास। शरद बताइए कहां पे है खबर? जी बिल्कुल, आज फोकस में रहने वाला है कैंपस एक्टिववेयर और यहाँ पे जो है हमारी डीलर्स के साथ बातचीत हुई और यहाँ पता चला है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में जो है थोड़ी बाइंग देखने मिली है। आज वॉल्यूम्स की भी बात करें तो 40 टाइम्स 20 डे एवरेज पे वॉल्यूम्स आया है और इम्पॉर्टेंटली आज एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक डील्स हुए जहाँ पे 1.3% इक्विटी एक्सचेंज हुई है हैंड्स, यानी कि लगभग 41 लाख शेयर्स का हुआ है। ऑलरेडी जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में, उनका नाम इंक्लूड करता है ABSL म्यूचुअल फंड और मिराई एसेट फंड। और इम्पॉर्टेंटली अगर ट्रिगर्स की बारे में बात करें तो याद रखिएगा तीसरे तिमाही के नतीजे वीक आए थे, कंजम्पशन डिमांड जो था वो वीक आया था और इम्पॉर्टेंटली जो मार्केटिंग स्पेंड्स है उसमें भी बढ़ोतरी आई थी। लेकिन आगे जाते हुए कंपनी प्राइस हाइक्स ले सकती है क्योंकि 2 साल से कंपनी ने प्राइस हाइक नहीं लिया है और इम्पॉर्टेंटली कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए हैं इंपोर्ट्स के चाइना के, जो बेनिफिट करेगा फुटवेयर प्लेयर्स को। एनालिस्ट का भी मानना है कि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लेवल पे अगर उन्हें 5 ईयर एवरेज लेवल से कंपेयर करें तो। बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो कैंपस एक्टिववेयर यहाँ पे खबर लेकर आए हैं शरद, और आज एक ब्लॉक डील के बाद हमने देखा था कि स्टॉक में अच्छी तेज़ी थी, मार्केट की गिरावट के साथ थोड़ा नीचे ज़रूर आया है पर अभी भी 3% की तेज़ी इसमें बरकरार है। पर चलिए एक बार फिर से बेंचमार्क इंडिसेस का रुख करेंगे, जहाँ पे निफ्टी बैंक जो है फिलहाल 80 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। अभी भी 25 मिनट बाकी
हैं और आज निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी भी है। इंटरेस्टिंग एक्शन देखते हैं 3 बजे के बाद क्या कुछ एक्शन होता है। पर जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले मेरे सहयोगी अभिषेक जिक्र कर रहे थे कि आज सरकारी बैंकों का जो मूड है, सरकारी कंपनियों का जो मूड है खास तौर से, वो बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। जहां पे हम देखें कि जितने भी OMCs हैं, BPCL, HPCL, इनमें गिरावट है। कोल इंडिया पे हमने आपको राय भी दिलवाई थी हमारे एक्सपर्ट से। वैशाली ने बोला था कि 430 का स्तर भी आ सकता है, पर लंबी अवधि के लिए आपके लिए राय थी कि आप इसमें आ सकते हैं। इसके अलावा BHEL जैसे स्टॉक्स में भी गिरावट है। कुणाल, क्या कोई स्टॉक यहाँ पे आपको शॉर्ट के लिए दिख रहा है जिसमें, क्योंकि सब में ही एक जबरदस्त हमने रनअप देखा है, PFC, RSC, इन सभी काउंटर्स में, कोई स्टॉक जो कि शॉर्ट साइड आ रहा है आपके रेडार पे, या फिर अभी बच के रहने की आप राय देंगे? अगर मैं स्टॉक की शॉर्ट की बात करूं तो यस, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन ये शॉर्ट की रिकमेंडेशन में मैं इतना जरूर कहूंगा कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है एंड उस ज्यादा वॉलेटिलिटी में एसएल भी जो आएंगे वो एसएल थोड़े से बड़े आएंगे। तो जो भी हमारे दर्शक मित्र हैं उनको अगर शॉर्ट करके चलना है डेफिनेटली चल सकते हैं, लेकिन हाँ एसएल अकॉर्डिंगली आएगा। एंड आपने BHEL की ही बात की है, मैं यहाँ पे भेल का ही यहाँ पे बात करूंगा। फिलहाल अर्ली चार्ट पे आप देख सकते हो कि भेल में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है एंड लाइकली चांसेस है यहाँ से फर्दर प्रॉफिट बुकिंग भी हमें भेल में देखने को मिल सकता है। तकरीबन 222 यानी कि 222 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल से हम यहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। ऊपर में हमारा जो पहला एसएल आएगा 228 का होगा, यानी आप कह सकते हो कि 3.25% का यहाँ पे हमारा एसएल बनेगा। तो एसएल थोड़ा सा लंबा है, लेकिन यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल चुका है एक डाउनसाइड के मोमेंटम का। शॉर्ट करके चलने की सलाह है। 217 का पहला टारगेट है और जैसे ही ये ब्रेक होता है नीचे 210 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, जो अभी रिसेंट का उसका बॉटम बना है। तो यस, बेल यहाँ से शॉर्ट करके चल सकते हैं 228 के एसएल के साथ। स्टॉप लॉस BHEL यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, पर ये ज़रूर ध्यान रखिए कि एक ज़बरदस्त रनअप इन काउंटर्स में दिख चुका है। तो कुणाल भी ये हाईलाइट कर रहे थे कि जो स्टॉप लॉस होंगे वो अभी फिलहाल बड़े रहेंगे। पर चलिए अब एक और एक्सक्लूसिव खबर का रुख करेंगे। यूरेका फोर्ब्स को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। क्या है ये पूरी खबर, क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, ये पूरी जानकारी के लिए शेरिल के पास चलते हैं। शेरिल, बताइए। सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिली है कि जल्द ही यूरेका फोर्ब्स में हम एक ब्लॉक डील देख सकेंगे। जो सेलर रहेंगे इस ब्लॉक डील में वो शायद से इंडिया डिस्कवरी फंड रह सकता है। अगर आप BSE की शेयर होल्डिंग देखेंगे तो इंडिया डिस्कवरी फंड के पास 7.42% स्टेक है यूरेका फोर्ब्स में। जो सूत्रों के हवाले से हमें ये भी खबर मिल रही है कि 700 से 750 करोड़ के आसपास की ये ब्लॉक डील साइज़ हो सकती है और जो लार्ज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन लोग वो एक्चुअली पिकअप कर सकते हैं ये जो स्टेक यूरेका फोर्ब्स की है। IIFL इज़ लाइकली द बैंकर टू द डील और जो बातचीत है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और बायर्स और बैंकर्स के साथ ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो जल्द ही हम देख सकेंगे कि यूरेका फोर्ब्स में एक साइजेबल ब्लॉक डील हो सकती है। ब्लॉक डील यूरेका फोर्ब्स में हो सकती है। ये पूरी डिटेल्स हमारे लिए शेरिल लेके आई। बहुत बहुत शुक्रिया शेरिल ये जानकारी के लिए। शेरिल हमारे लिए स्वर्ण एनर्जी की भी खबर लेके आई थी, जहाँ पे QIP के ज़रिए कंपनी 4000 करोड़ जुटाएगी और इस खबर पर मोहर भी लगती हुई नजर आई। और अब जो दूसरा स्टॉक है वो है यूरेका फोर्ब्स। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और फिर से उन कुछ तमाम स्टॉक्स पे नज़र डालते हैं जहाँ पे हम एक्शन देख रहे हैं। और आज एक स्टॉक जिसने रुकने का, थमने का बिल्कुल नाम नहीं लिया, इस मार्केट की गिरावट में पार्टिसिपेट तक नहीं किया है, वो है ABB इंडिया। सुदीप, जाते जाते यानी मार्केट के बंद होने से पहले एक बार आपसे क्विकली राय लेंगे इस पे, क्योंकि जिन इन्वेस्टर्स के पास ऑलरेडी है, क्या इन स्तरों पे प्रॉफिट बुक करके रख लेना चाहिए या फिर कल के लिए भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि नतीजे ठीक ठाक आए, कमेंट्री पॉजिटिव साइड आई और कल अगर हो सके तो शायद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। पर टेक्निकल फ्रंट पे क्या आपको लगता है? जो हिसाब से एक कंसोलिडेशन हमने ये स्टॉक में देखा था, अगर हम इसका एक ट्रेंड चेक कर ले कि पिछले मेरे ख्याल से 12 महीने में स्टॉक ने क्या किया था, तो 2800 से हमने स्टॉक का एक रैली हमने अगस्त तक देखी थी 4600 तक।
वहां से एक करेक्शन आया, कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक नया हाई बनाया था 5,000 के करीब, और पिछले 1-1.5 महीने में एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो कंसोलिडेशन देखा था वहां से ये एक ब्रेकआउट है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक क्लासिक पैटर्न, एक क्लासिक अप ट्रेंड में है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आए, अच्छे ही आए हैं। तो जो हिसाब से आज ये मोमेंटम 10% का बना है, और आज मार्केट में थोड़ा अगर यदि ऊपर से सेलिंग नहीं होता तो मे बी शायद से आज हम 5,100 या एक नए हाई पे भी क्लोजिंग ये स्टॉक ने दिया होता। तो मुझे लग रहा है अगर मार्केट का मोमेंटम थोड़ा बहुत भी ठीक रहेगा तो ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहेगा, और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना नहीं चाहिए। अगर ट्रेल कर सकते हैं, अगर किसी के पास पोजिशन है और ट्रेल कर सकते हैं तो 4800 के स्टॉप लॉस के साथ इसे ट्रेल करें। मुझे लग रहा है आने वाले सेशंस में यहाँ पे 5100 से 5300 के लेवल्स हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। अपने स्टॉप लॉसेस को ध्यान में रखें, और अभी भी जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड ही दिख रहा है। पर कल जैसा कि हम बता रहे थे कि पेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा इवेंट है जहां पे ग्रासिम फाइनली अपने पेंट इंडस्ट्री में जो उन्होंने अनाउंस किया था कि वो आ रहे हैं इस पेंट इंडस्ट्री में, पहला लॉन्च जो है और पहला प्लान जो है वो ग्रासिम की तरफ से हम आते हुए देखेंगे। हमने 2 से 3 दिन में एक ज़बरदस्त एक्शन भी इस काउंटर में देखा, पर हमने अब जाते जाते एक बार एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स दोनों पे ही कुणाल आपसे राय जानना चाहेंगे। कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों काउंटर्स को, क्योंकि ऊपरी स्तरों से काफी इनमें गिरावट आ चुकी है, पर क्या और भी गिरावट का शिकार हो सकते हैं ये? वेल, बर्जर पेंट की बात कर लेते हैं नाउ। जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, व्यू पॉजिटिव साइड का ही है। आप कह सकते हो कि स्टॉक ने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, और उसका सपोर्ट लेके स्टॉक फिलहाल 572 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। हाली चार्ट पे देखने जाए तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिवर्सल दिखाया है। प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है बर्जर पेंट में। 572 के अराउंड है, खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे 550 का होगा, 550 का होगा। टारगेट की बात कर लेते हैं तो पहला टारगेट 590 का होगा, और जैसे ही 590 क्रॉस करेगा ये स्टॉक हमें वन वे ऊपर में 620 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो बर्जर पेंट प्रेजेंट लेवल से ही खरीदारी करके चलने की सलाह है। एंड सामने अगर मैं एशियन पेंट की बात करूं, जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, एशियन पेंट में भी मेरा जो व्यू है वो बाय करके चलने का ही बन रहा है। स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया हुआ था 2900 के अराउंड, एंड फिलहाल जो स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिली है वो गिरावट भी हमें 2900 के अराउंड आते हुए रुकने को मिली है। तो व्यू मेरा फिलहाल एशियन पेंट में भी खरीदारी करके चलने का ही है। 3000 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो 2900 का ही होगा। ऊपर के टारगेट की बात कर लेते हैं तो टारगेट ऊपर में पहला टारगेट 3100 का होगा। 3100 जैसे ही क्रॉस करेगा 3200 तक के भी लेवल हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो बर्जर पेंट और एशियन पेंट दोनों यहां से खरीदारी करके चलने की सलाह है। की साइड है, जो भी डेवलपमेंट होगा उस पर हमारी नज़र तो रहेगी ही, पर साथ ही जो टेक्निकल फ्रंट पे जो भी कॉल्स आ रही हैं बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स दोनों पे ही पॉजिटिव नज़रिया है। पर चलिए अब इंश्योरेंस स्पेस का रुख करेंगे। यहाँ से जुड़ी हम एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए लेकर आए हैं, जहाँ पे बैंक इंश्योरेंस चैनलों के मिस सेलिंग पर रोक लगाने के लिए IRDAI जल्द ही दिशा निर्देश लाने जा रही है। ET Now को सूत्रों से पता चला है कि नई गाइडलाइन से पॉलिसियों की बिक्री में पारदर्शिता आएगी। आइए इस पे ज्यादा जानकारी लेते हैं। इसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए। मिस सेलिंग की जो शिकायतें हैं लगातार बढ़ती जा रही है। जो इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचा जाता है बैंक एश्योरेंस के जरिए, यानी जो बैंक ब्रांचेज पर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ़र की जाती है या बैंक के जरिए जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफ़र किए जाते हैं, वहाँ पर हाल फिलहाल के अंदर देखा है कि मिस सेलिंग की शिकायतें काफ़ी बढ़ी है। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास शिकायतें बढ़ी है, इंश्योरेंस रेगुलेटर के पास शिकायतें बढ़ी है, और शिकायतों में यही कहा जाता है कि पॉलिसी बेचते वक्त उन्हें सभी जो शर्तें हैं वो सही से नहीं बताई गई थी। तो इसी सिलसिले में इंश्योरेंस रेगुलेटर नए गाइडलाइंस लाने की तैयारी में है, जहां पर वीडियो वेरिफिकेशन को मैंडेटरी किया जाएगा। अभी तक इंश्योरेंस कंपनियां वीडियो या ऑडियो वेरिफिकेशन करती है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, चुनिंदा कंपनियों के द्वारा ही ये किया जाता है। यानी जो पॉलिसी से जुड़ी हुई जो तमाम डिटेल्स हैं वो पॉलिसी होल्डर्स को बताई जाएगी, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और वो उस वीडियो वेरिफिकेशन उसको कहा जाएगा। इसके
इसके अलावा जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में है वो तमाम शर्तें पॉलिसी होल्डर्स को विस्तार से बताई जाएगी। इसके अलावा जो बैंक ब्रांचेस के द्वारा, बैंक एश्योरेंस के द्वारा जो पॉलिसियाँ बेची जाएगी उसका ऑडिट भी होगा रेगुलर इंटरवल पे, जिससे कोई फिक्स टारगेट का बोझ नहीं हो बैंक के ऊपर, बैंक ब्रांचेस के ऊपर, क्योंकि अमूमन देखने में यही आया है कि बैंकों के ऊपर फिक्स टारगेट का बोझ होता है और उसी वजह से पॉलिसी होल्डर्स को या जो ग्राहक है बैंक के उनको पॉलिसी मिस सोल्ड हो जाती है, गलत पॉलिसी बेच दी जाती है, तो इसका भी ऑडिट किया जाएगा। तो ये तमाम जो है नए गाइडलाइंस है वो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI लेके आ रहा है। और हाल के दिनों में भी कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय के द्वारा भी एक सुझाव दिया गया था वित्त मंत्रालय को कि जो भी सेल्स पिच होती है एजेंट्स के द्वारा उनकी रिकॉर्डिंग रखी जाए, जिससे ये पता रहे कि जो एजेंट्स के द्वारा आपको पॉलिसी बेचते समय क्या क्या बातें कही गई है, क्योंकि शिकायतों में यही बताया गया था कि पॉलिसी बेचते वक्त केवल अच्छी बातें बताई जाती है, बाकी डिटेल्स नहीं बताई जाती है। तो उसी कड़ी में वित्त मंत्रालय के द्वारा सुझाव जो है वो रेगुलेटर को भेजे गए थे और रेगुलेटर नए नियम लेके आ रहा है जहां पर वीडियो वेरिफिकेशन जरूरी होगा। ठीक है, तो पॉलिसीज की मिस सेलिंग पर रोक लगाने के लिए ये पूरी की पूरी कवायद, लेकिन बाजार में काफ़ी उठापटक है। अभी कुछ मिनट पहले 22,000 के पास था निफ्टी, उसके नीचे भी गया था, लेकिन तकरीबन 100 अंकों के आसपास की रिकवरी आ गई ऑन द स्क्रीन और कुछ ही मिनटों में रिकवरी आई है। निफ्टी बैंक हालांकि अभी भी हम देख रहे हैं कि लाल निशान में है, 110 अंक नीचे निफ्टी भी है, लेकिन नीचे से 100 अंकों के आसपास की रिकवरी है। अब ये समझ लेते हैं कि आपके लिए BTST या फिर STBT के मौके कहां पर बन रहे हैं। सुदीप जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, कहां पर नजर आपकी गई है, कहां पर कन्विक्शन है, क्या ट्रेड करना अभी BTST के लिए? मुझे लगा सॉरी मुझे लग रहा है जो हिसाब से रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। आप देखिए कि रियल एस्टेट इंडेक्स के अगर रेशियो चार्ट को भी हम देखें रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो वहां पे रियल एस्टेट स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, रियल एस्टेट इंडेक्स भी आउट परफॉर्म कर रहा है। और जो इस सबसे DLF ने अच्छा मोमेंटम बनाया है, ओपन इंटरेस्ट में भी इजाफा हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप हमने देखा है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है DLF को एक बार BTST करके जा सकते हैं 878 के स्टॉप लॉस के साथ 905 के टारगेट के लिए। ठीक है, 878 का स्टॉप लॉस, 905 का टारगेट DLF के लिए, 3.25% की तेजी। और अच्छी चीज ये है DLF की आज की अपने गेंस को कहीं न कहीं बचा के रखा है DLF ने बाजार की कमजोरी के बीच भी। ठीक है सुदीप जी, एक ही शेयर या एक और दे सकते हैं? नहीं, फिलहाल एक ही है, या अगर कोई और नजर आता है तो मैं आपको बता दूंगा। अरे सर खोजिए, एक और खोज के आप रखिए, तब तो मैं कुणाल जी के पास जाता हूं। कुणाल जी बताइए, आपके BTST या फिर STBT कौन से हैं? खरीदारी करेंगे या फिर कुछ बिकवाली के मौके हैं? स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी करके चलने की सलाह है मेरी। एंड जिस हिसाब से स्टॉक में फिलहाल मोमेंटम हमें देखने को मिला है, दो स्टॉक नजर में आए हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है जहां पे एक अच्छा खासा स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है, स्टॉक का नाम है हेवल्स। अभी स्टॉक का फिलहाल 1415 के अराउंड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे 1390 का है टारगेट, 1440 1440 और दूसरा टारगेट 1465 है। तो हेवल्स यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। एंड दूसरा जो स्टॉक जहाँ पे आज हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड अच्छा खासा स्पर्ट भी देखने को मिला है, स्टॉक का नाम है किरी इंडस्ट्रीज, जो अभी फिलहाल 413 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो किरी इंडस्ट्रीज यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हमारा जो एसएल रहेगा वो रहेगा 398 के अराउंड। 398 के एसएल के साथ हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो सबसे पहला जो टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिला है वो 425 का है, और जैसे ही 425 क्रॉस होगा हमें ऊपर में 445 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो किरी इंडस्ट्रीज 398 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलिए और हेवल्स 1390 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलिए। ठीक है, हेवल्स 1390। एक बार काम कीजिए, आप ये कॉल्स और इनके लेवल्स नोट कर लीजिए फिर से। हेवल्स में 1390 का स्टॉप लॉस, 1440 का पहला टारगेट, 1465 का दूसरा टारगेट, 1.5% ऊपर ये शेयर, लेकिन अभी और ये चलेगा।
दूसरा शेयर है किरी इंडस्ट्रीज का, 398 रुपए का, इसमें आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। और 425 और 445 ये दो टारगेट होंगे किरी इंडस्ट्रीज के लिए। 413.50 पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। सुदीप जी, दूसरा शेयर आपका बाकी है सर, बताइए। मैं दो स्टॉक्स बताने वाला था, बट उसमें से एक तो कुणाल ने कवर कर दिया, हेवल्स। बट दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है और जो नजर में भी अब अच्छा आ रहा है वो है कैम्स। कैम्स में हमने देखा है कि एक अच्छा आज सुदीप जी हाँ बोलिए। आपने हेवल्स के भी टारगेट बताइए, आप अपने टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए, हमारा कन्विक्शन तो और बढ़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए तो हेवल्स से ही शुरुआत करते हैं। हेवल्स में हमने जैसे पिछले कुछ दिनों में जो सबसे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी देखा, और उसके बाद पिछले 2 सेशन से थोड़ा कंसोलिडेशन वहां पे हो रहा था और आज ब्रेकआउट हो रहा है वहां पे। और वॉल्यूम्स में भी हमें काफी अबव एवरेज मोमेंटम देखा है वॉल्यूम बिल्डअप में। तो मुझे लग रहा है हेवल्स में यहाँ पे 1395 1393 के स्टॉप लॉस के साथ, और स्टॉप लॉस भी कुणाल के स्टॉप लॉस से मैच करता है 1390 के आसपास का, तो वो एज अ सेफर स्टॉप लॉस वो रख के चल सकते हैं। और ऊपर के साइड मुझे लग रहा है 1440 और 1460 के लेवल्स आने वाले कुछ सेशंस में हेवल्स में हम देख पाएंगे। और दूसरा जो पिक मुझे लग रहा है स्टॉक बहुत बढ़िया कर सकता है आने वाले सेशंस में, वो है कैम्स। अभी कैम्स में आज सुबह से हमको एक अच्छा मोमेंटम दिखा था, और यहाँ पे इंट्राडे जो फॉल आया वहां पे भी स्टॉक 2950 के आसपास नीचे डिप किया था, लेकिन वहां से फिर से ये रिकवरी में स्टॉक ने वापस अपना 1-1.5% गेन कर लिया। और मुझे लग रहा है अच्छा खासा बिल्डअप के साथ आज कैम्स क्लोजिंग देगा यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से हाईएस्ट क्लोजिंग है ये पिछले कुछ महीनों की, तो यहाँ पे मोमेंटम बहुत बढ़िया बना हुआ है कैम्स में। और 2940 के स्टॉप लॉस से 3100 के टारगेट के लिए कैम्स को खरीदा जा सकता है। ठीक है, 3100 के टारगेट के लिए कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम्स, इसको आप खरीद सकते हैं BTST कॉल। और हेवल्स पर आप बिल्कुल अब तनाव मत लीजिए, 1460 रुपए के टारगेट इस पे सुदीप के भी हैं, कुणाल के भी इसके ऊपर के टारगेट्स हैं। एक शेयर और है जिसके लिए आपसे कुणाल स्टॉप लॉस चाहिए होगा, वो है जी एंटरटेनमेंट का। कल जो तेजी हुई और जिस खबर पर तेजी हुई, 7% चढ़ा शेयर, फिर कंपनी ने उसका खंडन किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हमारी सोनी के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है। और कहते हैं ना कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। एक और चीज आ गई कि हालांकि वो एजेंसीज के हवाले से खबर थी कि सीबीआई 2000 करोड़ रुपए के फंड डाइवर्जन की जांच कर रहा है, और इस सिलसिले में सुभाष चंद्रा जो कि प्रमोटर हैं जी के, और पुनीत गोयनका, उनसे जवाब तलब किया गया है। हालांकि जी की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आया कि नहीं हम जवाब देंगे, लेकिन निश्चित तौर पर निवेशकों का भरोसा कहने के डिगा है। 166 रुपए का भाव हो गया है। जी में कहां पे लगा कर रखें सुदीप, इसमें स्टॉप लॉस कहां पे लगा के रखें? जी का यदि हम चार्ट भी देखें ना, तो जो हिसाब से जनवरी में एक फॉल आया था, ये 300 के लेवल से सीधा 150 तक गया था 15-17 सेशंस में दिसंबर, और इनफैक्ट पूरे जनवरी में ये फॉल आया था। उसके बाद ये जो पुल बैक आया था 200-210 तक, उसने वो जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था ना 23 जनवरी को, उसके कैंडल के हाई को भी नहीं क्रॉस कर पाया। तो ये एक डाउन ट्रेंड में ही है, डाउन ट्रेंड में पुल बैक आया था, और ये पुल बैक अब मटेरियलाइज नहीं हो रहा है। और जो हिसाब से स्टॉक अब गिर रहा है, फ्री फॉल में है, मुझे लग रहा है कि ये अपना जो पिछला पुराना जो 23 जनवरी का जो लो है 152 का, ये इसको भी तोड़ सकता है। तो जो हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है नेगेटिव, मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टॉप लॉस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब एग्जिट आपको जहां पे भी एक हल्का फुल्का जो भी एक राइज मिले वहां पे फिलहाल एग्जिट कर लेना चाहिए। और स्टॉक कंपनी में कोई बुराई नहीं, बट ये जो न्यूज फ्लो आ रहा है, जो मोमेंटम इसके खिलाफ अभी जा रहा है, तो अगर कोई ट्रेडर है तो मेरे हिसाब से आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। सतर्क रहने की सलाह है जी एंटरटेनमेंट को लेकर। 166 रुपए का भाव इसका हो गया है। आज हम देख रहे हैं कि OMCs की भी पिटाई हो रही है। IOC, HPCL, BPCL एक समान गिर रहे हैं, करीब 4% के आसपास की गिरावट तीनों के तीनों ही शेयरों में है। हालांकि अगर आप क्रूड को देखेंगे तो वहां पर कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ब्रेंट क्रूड को देखेंगे $82 के आसपास के भाव हैं, थोड़ा सा नीचे ही आया है। क्या ये ओवर रिएक्शन है?
कुणाल जरा आप ये बताइए कि ओएमसीज में कहीं आपको अभी शॉर्ट के मौके दिख रहे हैं या फिर कॉन्ट्रा बाय करके चलें? कोई एक शेयर बताएंगे आप? वेल अभिषेक जी, दोनों के लिए मैं वेटिंग वॉच करने की सलाह दूंगा। मैं शॉर्ट के लिए भी सलाह नहीं दूंगा, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। ट्रेडिंग के लिहाज से भी मैं अभी शॉर्ट की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, अगर मैं बाई की बात करूं तो यस, बाई यहाँ पे हम करके चल सकते हैं। उसमें एक स्टॉक है हिंद पेट्रो, जो फिलहाल 544 के अराउंड ट्रेड कर रहा है एंड अच्छा खासा सपोर्ट है 100 EMA का ऑन आली चार्ट। एंड पहले भी मल्टीपल टाइम उसने जब भी स्मॉल करेक्शन दिया तब भी वहां से 100 EMA का सपोर्ट लेकर स्टॉक ने एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है। तो फिलहाल हम बाउंस बैक के लिए ही प्ले करेंगे। 544 के अराउंड है, 520 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। तो एसएल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन वॉलेटिलिटी में दिस इज द प्रॉपर एसएल। टारगेट की बात कर लेते हैं, 565 का पहला टारगेट है जो रिसेंट का इसका हाई है, और जैसे ही क्रॉस होता है ऊपर में 600 तक के भी लेवल हमें स्टॉक दिखा सकता है, जो लेवल उसने रिसेंट डेज में बनाया है, यानी कि उसका ऑल टाइम हाई बनाया है। तो बाय करके चलने की सलाह है। HPCL 520 के एसएल के साथ 565 पहला टारगेट, वो ब्रेक होता है तो 600 तक की मोमेंटम, यानी आप कह सकते हो 10% के भी रिटर्न ये स्टॉक हमें मिड टाइम में दे सकता है। ठीक है, 565 600 HPCL पर कुणाल का व्यू। सुदीप जी, अच्छा ठीक है, आपसे हम पूछ नहीं सकते, कंप्लायंस वाला मामला है सर ये तो। कुणाल जी आपको ही व्यू देना पड़ेगा। SBI भी BTST है क्या? क्विकली व्यू चाहिए आपसे। वेल SBI की बात करें तो जिस हिसाब से अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मेरा व्यू फिलहाल अभिषेक जी अवॉइड करके चलने का बना है, क्योंकि स्टॉक फिलहाल एक साइडवेज मोमेंटम में है। ठीक है, अवॉइड करके चलना है। लेकिन आज प्रॉपर्टी स्टॉक्स ने ना बड़ी अच्छी रौनक दिखाई और बाजार कमज़ोर है, बावजूद इसके हमने देखा कि तमाम स्टॉक्स चले। DLF में भी हमने अच्छी तेज़ी देखी। लेकिन क्या शोभा, पूर्वांकरा, ब्रिगेड कहीं मौके हैं? सुदीप, समय बहुत कम है, अगर आप संक्षेप में बता दें तो अच्छा होगा। जी, जैसे हम रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात करें, DLF पे तो एक मैंने BTST आइडिया शेयर किया था मुझे, जो DLF पसंद आ रहा था, और उसमें ये सारे स्टॉक्स में से पूर्वांकरा और शोभा में भी मोमेंटम अच्छा है। आज भी इनफैक्ट ऊपर के लेवल से थोड़ा बहुत पूर्वांकरा में कूल ऑफ हुआ है, बट स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है, स्ट्रक्चर बुलिश है डेली वीकली के चार्ट्स पे। मुझे लग रहा है पूर्वांकरा पे भी ध्यान दिया जा सकता है। और शोभा की यदि हम बात करें तो शोभा में भी एक मोमेंटम बहुत बढ़िया बना हुआ है। आज जो सेलिंग प्रेशर अब मार्केट में हम देख रहे हैं, वहां पे शोभा जहां पे पिछले 2 घंटे के पहले था, वहीं पे अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है अपनी पोजीशन। तो मुझे लग रहा है शोभा को भी प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए। तो इनफैक्ट ये पूरा रियल एस्टेट पैक थोड़ा बुलिश लग रहा है। एंड कंपेयर दैट टू निफ्टी, अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से देखिए तो ये सारे स्टॉक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है रियल एस्टेट में हमें एज अ ट्रेडर पोजीशन करना चाहिए विद 2-2.5% स्टॉप लॉस एंड 4-5% टारगेट ऑन द अपसाइड। ठीक है, 4 से 5% का टारगेट इसमें लेके आप चल सकते हैं। शोभा बढ़िया तेजी 6.5% की। बाजार बंद होने में 2 मिनट से भी कम का समय रह गया है। अब हम कर देते हैं विराम, लगा देते हैं, कोई ट्रेड नहीं जानेंगे। बाजार का एक बार समझ लीजिए कि आज हुआ क्या दिन भर में। शुरुआत आज हुई रिकॉर्ड लेवल पर, लेकिन जहां पर शुरुआत हुई वहां से तकरीबन 250 या 250 अंक नीचे आकर निफ्टी क्लोजिंग देने जा रहा है। और 6 दिनों की जो लगातार तेजी है, 21,600 से जो तेजी शुरू हुई थी, अब वो 22,020 के आसपास आज जाके थमती हुई दिख रही है। आज की गिरावट को अगर हम देख लें तो 6 दिनों की तेजी थमी है। निफ्टी बैंक की बात करें, एक रिकवरी अटेम्प्ट हुई थी, हमने 47,000 से ऊपर के लेवल देखे थे, लेकिन क्लोजिंग हो रही है 173 अंक नीचे, 46,900 के आसपास। तो ये है बाजार का मूड। आज मेटल स्टॉक्स ने थोड़ा बहुत सहारा देने की कोशिश की, हालांकि ऊपरी स्तर पर टिकने में ये भी नाकाम रहे। हिंडाल्को, JSW स्टील, टाटा स्टील आज टॉप गेनर है 2% की तेजी के साथ। JSW स्टील में 0.25% के आसपास की तेजी रही, लेकिन हिंडाल्को ने जो शुरुआती जो बढ़त बनाई थी उसको गंवा दी। प्री ओपन में तो बाकायदे 5% ऊपर ये शेयर था, लेकिन बंद होते होते बिल्कुल ये सपाट एक तरह से क्लोजिंग हो रही है हिंडाल्को की। नोवेलिस का IPO आया है, IPO के जो पैसे आएंगे
एक इनके नेदरलैंड की सब्सिडरी है जिसमें कि हिंडाल्को का ही स्टेक है। हिंडाल्को में पैसे आने थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्साह हमने देखा नहीं। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, टाटा कंज्यूमर, सन फार्मा, आधे % के आसपास की तेजी इन शेयरों में हमें देखने को मिली। दूसरी ओर सरकारी शेयर आज पूरी तरह से आज बिकवाली की गिरफ्त में दिखे। बीपीसीएल, एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड यहाँ पर कमजोरी रही। हीरो मोटो में लगातार दूसरे सत्र में पिटाई होते हुए देख रहे हैं। कल ये शेयर करीब 4% गिरा था, आज तकरीबन 2.5%, यानी कि 2 दिन में 6.5% ये शेयर साफ हो गया है। आईटी शेयर में विप्रो, इन्फोसिस, ये तमाम शेयर आज कमजोर होते हुए दिखे हैं। वायदा बाजार की बात करें, एबीबी नतीजे इसके अच्छा आए थे, मार्जिन हालांकि फ्लैट थे, लेकिन बावजूद उसके शेयर में अच्छी हमने रौनक देखी है। प्रॉपर्टी स्टॉक्स अच्छे चले हैं। अब इसके अलावा कमजोरी वाले शेयरों की बात करें तो जीएमआर इंफ्रा 5% टूटा, वोडाफोन, एम्फेसिस, बीएचईएल ये 4% तक गिरे हैं। लेकिन जी एंटरटेनमेंट, नेगेटिव खबर, नेगेटिव सेंटिमेंट, ये शेयर तकरीबन 13-14% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ है। चलिए इसके साथ ही आज के सत्र को यहां पर खत्म करेंगे। 6 दिनों की तेजी पर ब्रेक, तकरीबन 250 अंक नीचे निफ्टी की हुई है क्लोजिंग। 22,000 के स्तर को हालांकि बचा पाने में कामयाब रहा निफ्टी आज। सुदीप जी, कुणाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपना व्यू हमसे साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार करेंगे आपकी कल की तैयारी।